आज हम बात करेंगे गाजा पट्टी की। गाजा पट्टी में चल रही जटिल स्थिति की, हमास इजराइल के संघर्ष की और उसमें यूएसए यानी डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के लीडर हैं, उन्होंने कहा हम अमेरिका को प्रोटेक्टरेट नहीं मानते, सुरक्षा का फैसला हम करेंगे। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि जेडी वैंस ने कहा कि इजराइल उनके लिए सहयोगी है, अधीन नहीं। इस बयान के पीछे है गाजा युद्ध के बाद की स्थिति, जिसमें अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर रहा है और उसकी बातें भी कर रहा है, और इजराइल चाहता है कि उसकी सुरक्षा नियंत्रण स्वयं करे, वो इंडिपेंडेंटली करे। बात करते हैं शुरुआत से। अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में सैनिक एवं वायु अभियान बढ़ा दिए थे। इस संघर्ष में तब से भारी जनहानि, बुनियादी सुविधाओं का विघटन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव देखा गया है। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे ने कहा कि इजराइल ने गाजा में एक ऐसा ऑक्यूपाइंग पावर का नेचर बना दिया, इस रूप में अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है और सहायता पहुंचाने में विफल रहा है। वर्तमान में एक विवादित योजना है जिसमें अमेरिका एवं इजराइल मिलकर गाजा को 2 जोन यानी कि 2 जोन में बांटने पर विचार कर रहे हैं। एक जोन होगा इजराइल नियंत्रण और दूसरा होगा हमास नियंत्रण। अमेरिका ने इजराइल में लगभग 200 सैनिक तैनात कर रखे हैं। योजना भी बनाई है तैनात करने की, जो गाजा में नहीं घुसेंगे बल्कि इजराइल में एक वो मदद करेंगे, भूमिका निभाएंगे वहां पे। इजराइल और हमास के बीच अब तक की सहमति यानी कि सीज फायर, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, उस सीज फायर को लेकर कई बार उल्लंघन भी किए गए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास ने उल्लंघन किए हैं, वहीं अन्य स्रोत कहते हैं इजराइल द्वारा लगातार हमलों का जिक्र भी कर रहे हैं। मानवीय स्थिति बेहद गंभीर है। गाजा में खाने पीने की, चिकित्सा की, आश्रय की भारी कमी सामने आई है और इजराइल पर आरोप है कि उसने भूखमरी जैसी युद्ध शुरू कर दी, जिसको अंग्रेजी में स्टारवेशन वॉरफेयर कहा जाता है। अमेरिका की भूमिका यहां प्रमुख बिंदु है। अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को अब तक सैन्य मदद दी है, इस युद्ध की शुरुआत के बाद से अभी तक। अमेरिका मध्य पूर्व में एक बड़े समझौते के काम कर रहा है, जिसने गाजा का स्थायी समाधान अरब देशों के साथ नॉर्मल करने की कोशिश की है, जिसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, और बंधकों की रिहाई शामिल है। अमेरिका ने आईसीजे के बयान पर तीखा विरोध जताया, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बयान पर तीखा विरोध जताया है। उस अदालत ने कहा कि इजराइल को गाजा में सहायता पहुंचानी देनी चाहिए। अमेरिका ने इसे राजनीतिक करार दिया है। मानवीय संकट और उसकी गंभीरता। गाजा में मृत्यु व घायल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। मार्च 2024 तक एक आंकड़े के अनुसार कुछ प्रभावित क्षेत्रों में लाखों लोग बेजोर इरादा हो चुके हैं। सहायता पहुंचाने में विकल्प बहुत कम हो रहे हैं वहां पे, और मुख्य रूप से इजराइल द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण राहत कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। यह संकट सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मानवीय भी है, सामाजिक भी है एवं भावनात्मक भी है। बच्चे, महिलाएं एवं बुजुर्गों की दुर्दशा बहुत बुरी है वहां पे। आगे का रास्ता और चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती है सीज फायर को स्थायी बनाना, यानी कि सीज फायर अगर है तो वो कायम चले आगे तक, लेकिन वहां जमीन स्थिति बहुत जटिल है। इजराइल सुरक्षा चाहता है, हमास अपने अस्तित्व व भूमिका बचाना चाहता है। दोनों के अलग अलग वहां पे लक्ष्य हैं, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। गाजा की 2 जोन योजना पर आलोचनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे इजराइल द्वारा स्थायी कब्जा बनाने की चाल मान रहे हैं और कुछ इसको मानवीय राहत एवं पूर्ण निर्माण कैसे होगा उसका एक निष्पक्ष रिजल्ट भी निकालना चाहते हैं। इजराइल, हमास व अमेरिका के बीच भरोसे की कमी है, ये किसी को इसमें कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को अपने दायित्व निभाने का निर्देश भी दिया है। भारत जैसे देशों के लिए क्या मतलब है? अगर एक इंटरनेशनल तरीके से देखें तो राजनीति में मध्य पूर्व का संतुलन बदल रहा है और भारत को भी इस बदलाव में ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि डिप्लोमेसी की जरूरत है, यानी कि ह्यूमन राइट्स पे फोकस करने की जरूरत है और ह्यूमन राइट्स पे संतुलन रखना होगा। तो अगर बात करें, ये कहना ठीक होगा कि ये संघर्ष
सिर्फ दो पक्षों के बीच नहीं, बल्कि एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय समस्या है। इजराइल, हमास, यूएस तीनों के फैसले बहुत बड़े प्रभाव डाल रहे हैं, मगर प्रभावित हो रहे हैं आम नागरिक यानी कि नॉर्मल सिटीजन्स, जो विस्थापन, भूख, भय और अनिश्चितता में जी जाए। इजराइल, हमास, यूएसए तीनों के फैसले बहुत बड़े प्रभाव डाल रहे हैं, मगर प्रभावित कौन हो रहा है? आम नागरिक जो विस्थापन, भूख, भय में जी रहे हैं। हमारे लिए यह देखना जरूरी है कि कौन सी कारगुजारी मानवता को आगे लेके जाएगी और कौन सी हमें आगे की ओर नहीं ले जाती। इस विश्लेषण में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हम आपको लेके चलते हैं हमारे सहयोगी के साथ और न्यूज रूम में बात करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा कब कब कहा है। शुक्रिया यश आपका। यश ने हमें बताया कि किस तरीके से इजराइल, अमेरिका और फिलिस्तीन के बीच संबंध रहे हैं, गाजा पर हमले क्यों हो रहे हैं और हमास की भूमिका क्या है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा और न्यूज रूम में आपका स्वागत है। इजराइल के पीएम ने एक ऐसा बयान दे दिया जो बयान अब पूरे वैश्विक मंच पर बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कहा कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं और हमें युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं। यह भी उस वक्त कहा जब जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो थे, वो इजराइल के दौरे पर थे और इन दोनों में बातचीत हुई, जेडी वेंस में बातचीत हुई और नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद नेतन्याहू की तरफ से यह बयान दिया गया। अब इस बयान के दो अलग मायने हैं, उनको समझना होगा। पहली बात यह कि क्या इजराइल जो है वो बिना अमेरिका के सहयोग के ये युद्ध लड़ पाएगा? जवाब ना में है। उसके पीछे वजह है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल के पास युद्ध लड़ने की क्षमता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल के जमीन के नीचे, रेत के नीचे कुछ नहीं है। यानी जो बॉम्ब बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो इजराइल के पास नहीं। लिहाजा इजराइल किसी ना किसी देश पर निर्भर है। अब सीधे सीधे यह कहना कि अमेरिका की जरूरत नहीं है, इसके मायने क्या है अब समझिए। डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं, विश्व के कई बार कई मंचों पर इस बात को साफ कह चुके हैं कि वो गाजा में शांति लाएंगे। हमास और इजराइल के बीच में बातचीत भी कराई गई, 20 अलग देश जो थे उसमें शामिल हुए, शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए और हमास ने इजराइल के जो कैदी थे उनको छोड़ा भी, इजराइल ने भी फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ा। लेकिन उसके बाद भी रफा की अगर बात की जाए, गाजा में एक हिस्सा है राफा जिसको बोलते हैं, वहां पर हमले हुए इजराइल के जवानों पर, जिसके बाद इजराइल की तरफ से बमबारी की गई। अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। तो क्या अमेरिका ने अपनी साख को बचाने के लिए इजराइल से हाथ खींच लिया? अब सवाल इसलिए भी है क्योंकि इजराइल ने गाजा पर 153 टन जो बम है वो गिराए हैं। अब गाजा का क्षेत्रफल क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। आपने राजधानी दिल्ली का जो क्षेत्रफल है उसका 1/4 गाजा का क्षेत्रफल है। अब उस 1/4 हिस्से में भी 53% जो हिस्सा है उस पर इजराइल का कब्जा है, यानी कुल बचता है 47% हिस्सा। 47% हिस्से में 137 टन बम गिराने का मतलब आपको मैं बताता हूं कि क्या होता है। किसी भी एक बहुमंजिला इमारत को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए 500 ग्राम या फिर 1 किलो के बॉम्ब की जरूरत होती है। 1 किलो का या फिर 500 किलो का भी अगर बॉम्ब हो तो बहुत बड़ी इमारत है तो वो ध्वस्त हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर बोले तो 1 टन का बम आसपास के हिस्से को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। लेकिन आप सोचिए कि 153 टन बम अगर किसी एक छोटे से हिस्से पर गिराए गए हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। पहली तो वहां की जमीन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उर्वरक क्षमता नहीं रहेगी। दूसरी, वो शहर जो है वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाएगा। इजराइल ने गाजा में कुछ ऐसा ही किया है जो हिस्सा उसके कब्जे में नहीं था। राफा में जो हमला किया गया वो इजराइल के सैनिकों पर हमला किया गया, इजराइल के टैंकों पर हमला किया गया और बताया यह जा रहा था कि उस समय वो पीछे की तरफ जा रही थी। लिहाजा एस्केलेशन बढ़ा है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह क्यों कहा इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि इजराइल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू मजबूती से हमास को खत्म करने की बात नहीं करेंगे
तो चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। अब केवल कुछ हिस्सा बचा है, तकरीबन 4 किलोमीटर का यह हिस्सा है जहां पर हमास के लड़ाके हैं। अब इन हमास को लड़ाकों को पूरा खत्म करने का बीड़ा आईडीएफ ने उठाया है, इजराइल ने उठाया है। देखना यह होगा कि भविष्य क्या होता है। इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं। पलक, देखिए आशीष, जो आप ये बात कह रहे हैं, अमेरिका की अगर जेडी वेंस की बात करें, उन्होंने एक मुलाकात की है नेतन्याहू के साथ, और वो मुलाकात क्लोज डोर मीटिंग थी। उसके बाद बाहर नेतन्याहू का आना, उनकी तरफ से ये कहना कि हम निर्भर नहीं है अमेरिका पर, सक्षम है अब अपने आप पर अपना युद्ध लड़ने के लिए। देखिए, जो नेतन्याहू की तरफ से बात कही गई वो हम कह सकते हैं आउट ऑफ हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दी गई हो, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी अगर हम बात करें, 17.9 बिलियन अमेरिका ने 2023 अक्टूबर से लेकर 2024 जब तक ये युद्ध चला गाजा और इजराइल के बीच में स्पेंड किया है। इसमें से आपको बता दें कि 17.9 बिलियन का जो ये मिलिट्री एड है, यानी कि ये कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया गया अमेरिका की तरफ से, ये मिलिट्री एड यानी कि जो हेल्प की गई है अमेरिका की तरफ से इस युद्ध में। देखिए, अभी अमेरिका जो है, कहा जा रहा है कि एक डीप रिसेशन में जाने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कारण है कि रिसेशन में रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ जो युद्ध शुरू हुआ एक फ्रंट पर, फिर उसके बाद इजराइल और हमास के साथ टेंशन शुरू हो गई। दो ऐसे युद्ध थे जिसमें डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट थी वो अमेरिका की थी। रशिया यूक्रेन में हम फिर भी कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज थी, लेकिन इजराइल को तो फुली सपोर्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है। एक बड़ी आलोचना बाइडेन की उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप की तरफ से की गई थी कि हमारे जो देश है अमेरिका को खोखला कर दिया गया दूसरे देशों के साथ युद्ध में। देखिए, आप कभी भी एक कंट्री पर किसी भी टैरिफ पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं तो आप थोड़े से टैरिफ को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा जब टैरिफ बढ़ाएंगे तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स होते हैं, जो दूसरी कंट्रीज के ऊपर निर्भर होते हैं अपने आउटपुट्स के लिए, अपने फिनिश गुड्स के लिए, आप उन पर अगर टैरिफ्स लगा देंगे तो नुकसान जो है वो इकोनॉमी को होता है। अभी अमेरिका उस स्थिति में ही नहीं है कि वो किसी भी देश के साथ प्रॉक्सी वॉर जो है वो कर सके। तो अभी अमेरिका उस पोजीशन में नहीं है कि इजराइल और गाजा के बीच में फिर से टेंशंस जो है वो शुरू हो जाए। और ऑब्वियसली बात है, कोई कंट्री फेस पे तो ये बात नहीं बोलेगी कि भाई हम सक्षम नहीं है इकोनॉमिकली एक युद्ध को छेड़ने के लिए। ये 17.9 बिलियन हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं और उसके बावजूद भी हम कहें कि हमास पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो यश, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो बताया जा रहा है कि अमेरिका अभी नहीं चाहता कि किसी भी फ्रंट पर कोई युद्ध जो है वो शुरू हो जाए। नहीं, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता किसी भी फ्रंट पर युद्ध शुरू हो। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों की जो दोस्ती है, इन दोनों का जो एक रिलेशनशिप हो सकता है, जो एक दोनों देश, क्योंकि अभी जैसा आशीष जी ने भी बोला, इजराइल बहुत डेवलप्ड है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं अपने पास खुद के देश के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वर्ल्ड फोरम पे ना नेतन्याहू की इमेज एक ऐसी बन गई है कि अगर ट्रंप है तभी नेतन्याहू का कोई भी काम वो एक फुल स्टॉप लगा पाएगा, या फिर काम मतलब ये जैसे लड़ाई है, लड़ाई खत्म हो पाएगी। नेतन्याहू अब उसकी जो स्टेटमेंट आई है, मुझे ऐसा लग रहा है वो स्टेटमेंट से ये दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका की वजह से इजराइल नहीं है। हाँ, अमेरिका हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम अमेरिका पे निर्भर नहीं करते। हमारे पास खुद के सेल्फ मेड इन इजराइल वाली चीजें हैं, हमारे पास अपना डिफेंस बहुत बढ़िया है, हमारे पास वैसे टेक्नीशियन लोग हैं हमारे पास कि आगे आने वाले फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में, मेरा कहने का मतलब कि हम अपने देश को अमेरिका के अंडर नहीं, हम अमेरिका के साथ चलाना चाह रहे हैं। तो इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, ये वही इंसान है जिसने आज ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, लेकिन एक टाइम पे नोबेल पीस अवार्ड के लिए भी वो ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे थे। वो वही इंसान है जिन्होंने ट्रंप को होस्ट किया। तो नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट जो आज आया है अक्टूबर 2025 में, मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट। यहां पर यश एक सवाल का जवाब दीजिए आप पर पलक, क्या ये तस्वीर कुछ और है या बात कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है? हाँ, बिल्कुल यही है। हो सकता है जेडी वेंस के साथ जो बातचीत नेतन्याहू की हुई होगी वो सकारात्मक, या ट्रंप अपनी साख बचाना चाहते हैं कुल मिलाकर? सकारात्मक तो बातचीत नहीं होगी। नेतन्याहू बाहर आके ऐसे बिल्कुल, जेडी वेंस ने ये कहा भी है कि इतनी आसानी से ये जो युद्ध है वो खत्म होने वाला नहीं, और अब पीछे हम हाथ खींचते हैं। ये सीधे सीधे तौर पर एक जेडी वेंस की तरफ से जो बयान है वो आ भी गया। और इसी के बाद देखिए इजराइल की तरफ से भी ये अगर बात सामने आ जाती है तो समझिए कि ऑल इज वेल। तो बिल्कुल भी अमेरिका और इजराइल के बीच में फिलहाल के वक्त में जब तक बातचीत हुई है
नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, अब तक मेरे सहयोगियों ने जो है यहाँ पर बातचीत की है कि इजराइल क्या अकेले चीजें युद्ध जो है वो लड़ सकता है उसके पास। तो ऐसे में बात अब आती है कि किसके पास कौन से कैसे कैसे हथियार है जिसके जरिए जो है युद्ध लड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले हम हमास का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, हमास एक्चुअल में जो है एक तरह से कहे कि वो प्रॉक्सी वॉर की तरफ है और प्रॉक्सी वॉर वो करता है कि इसमें जो है वो खास तौर से जाते हैं। तो अब ऐसे में देखिए, इनका जो है, अब गुरिल्ला युद्ध का जिक्र हुआ है तो समझिए ये एक परंपरागत युद्ध ही है जो यहाँ पर वो कर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कि इनके पास में ग्लाइडर भी है, उससे भी जो है इजराइल के क्षेत्र में ये ले जाकर के वहां पर उपयोग करते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, ये जो युद्ध की लड़ाई करते हैं वो हमेशा जो है खासतौर से चौकियां जो है उसको निशाना वो बनाते हैं। तो इस तरह से उनकी ये लड़ाई होती है। साथ ही देखिए, इजराइल का जो सबसे सुरक्षित टैंक मोर्टार 4 है उसको खत्म करने के लिए हमास की तरफ से पहली बार सशस्त्र ड्रोन का जो है इस्तेमाल किया गया था। अब कब किया गया था इसका भी हम देखिए यहाँ जिक्र करें। हमास के लिए देखिए रॉकेटों का उपयोग एक असामान्य है, वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो काम करते नहीं है। रॉकेट बहुत कम जो है, और रॉकेट जो उनके पास है उसकी जो मारक क्षमता है वो 70 किलोमीटर से दूर जो है इतने ही तक के रेंज में जो है उनकी मारक क्षमता है। अब ऐसे में देखिए, हम सीधे आते हैं इजराइल की सेना के पास में कौन कौन से हथियार है, ताकत है, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर इजराइल ने इतनी बड़ी बात यानी कि नेतन्याहू ने कह दी है। अब देखिए, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो इजराइल के पास में है। स्मार्ट बमों की एक विस्तृत जो श्रृंखला है वो इजराइल के पास में है, जो एक न्यूनतम यानी कि छोटे क्षति की बात कर ले तो उस पर वो हमला कर सकता है। तो ऐसे में देखिए कि नो डाउट अब तक की लड़ाई जो है अमेरिका के साथ मिलकर के या अमेरिका की सहायता से जो है इजराइल लड़ता रहा है, लेकिन हमास से कई गुना ज्यादा जो है इजराइल के पास में जो है हथियार, और उससे भी ज्यादा मुझे लग रहा है कि मोसाद जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक तरह से सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कहे कि हैंड के तौर पर है। लेकिन जो अभी आशीष जिक्र कर रहे थे कि जो स्टोरी सामने लग रही है इसके कुछ बहुत डिफरेंट है। आशीष, बहुत बारी क्या, नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस हैं, बहुत सारे करप्शन के, ब्राइबरी के, करप्शन के, और एक फॉर्मर इंटेलिजेंस पर्सन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अक्टूबर 2023 में अटैक हुआ था हमास की तरफ से, इसका ऑलरेडी इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो दिया गया था। की तरफ से इनपुट आया था, बताया गुड ऑफ द पीपल के बजाय अपना पर्सनल गुड जो है वो उन्होंने सोचा। तो बताया ये भी जा रहा है, कई एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि जो हमला हुआ था उस हमले को नेतन्याहू ने करने दिया था। कई तरह के आरोप जो हैं वो नेतन्याहू के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना भी हमें होगा, दर्शकों को भी समझाना होगा कि सीज फायर जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल क्यों नहीं हो पाया है, क्या वजह है। दरअसल इस बात को भी समझिए कि हमास जो है वो कोई एक यूनाइटेड संगठन नहीं है, एक संगठित संगठन के तौर पर हमास नहीं है। हमास क्या है, जैसे आपके गली मोहल्ले में जो गुंडे टाइप लोग हैं, दबंग टाइप लोग हैं, तो वैसे हमास के लड़ाके गाजा में अलग अलग जगहों पे हैं, चाहे फिर रफा में भी हैं, अलग अलग जगहों पर हैं। तो अब होता क्या है कि ये लोग संगठित नहीं है, यानी वहां कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो इन सबको एक कमांड दे और उसके बाद वो सारे एक साथ उस कमांड को फॉलो करें। कई बार ऐसा होता है पलक कि जब ये असंगठित फोर्स होती है तो ये हमला कर देती है, इसे केवल बंदूक चलाना आता है और आपने ऊपर कुछ भी समझौता कर लिया उससे नीचे को कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग से वो इतने रेडिकलाइज हो चुके होते हैं कि उन्हें पता है कि इजराइल हमारा दुश्मन है, हमें मारना है। भले इजराइल और हमास ने समझौता कर लिया, उससे उनको कोई वास्ता नहीं है। ये संगठित फोर्स है नहीं। संगठित जब फोर्स नहीं है, आपके पास कोई लगाम नहीं है, तो फिर आप जाहिर तौर पर इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि इजराइल एक संगठित फोर्स है। और यहां पर जो करार किया गया उस करार में चूक थी। जब यह तय किया गया कि इजराइल की जो सेना है वो गाजा से पीछे हटेगी, तो उसी समय जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती है, जो शांति दूत सैनिक जिनको कहते हैं, जो अलग अलग राष्ट्र के एक एक टुकड़ियां आती हैं, उनको उसी समय गाजा में डिप्लॉय करना था चाहिए था, और उसके बाद वहां से इजराइल के सैनिकों को निकाला जाना चाहिए था। क्योंकि जिस वक्त यह करार हुआ उसके ठीक अगले ही दिन वहां पर हमने क्या देखा गाजा में कि हमास ने कई सारे लोगों को, तकरीबन 8 लोग थे, जिनको वहां पर सीधा बैठाया और उनके सिर में गोली मार दी, ये कहते हुए ये गद्दार है। तो आज की तारीख में हमास में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन इजराइल को भी समझना होगा कि अगर छोटा एरिया बचा है तो उसको कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए उसे पूरा किया जा सकता है। अब आज का जो बयान आया है नेतन्याहू का, अब देखना यह होगा कि
व्हाइट हाउस की तरफ से इसका क्या रिएक्शन आता है। एक बात और गौर करिएगा पलक आप, कि जितनी भी कंट्रीज ने इस शांति समझौते पर साइन किया था उनमें से अभी किसी का बयान नहीं आ रहा है। पिछले 10 दिनों में कोई एक सिंगल बयान नहीं दे रहा है कि गजा में क्या कुछ चल रहा है। सभी निगाहें इजराइल और अमेरिका की तरफ है, और अगर कोई ये युद्ध रोक सकता है तो वो इजराइल ही है, क्योंकि यहूदियों का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो अमेरिका में है। इजराइल भी तो एक इंतजार यहाँ पर कर रहा है ना कि हमास के तरफ से भी तो हमला रुकना चाहिए। अगर वो नहीं हमले रोक पाएंगे, वो हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि जेडी वेंस ने सीधे सीधे तौर पे ये कह दिया है कि हमास से हथियार डलवाना भी बहुत मुश्किल का काम है। देखिए, दूसरे दौर की वार्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप मुझे लग रहा है पहुंचे भी थे और वहां पर वो बात बन नहीं पाई है। अब जब बात नहीं बन पाई है तो इजराइल को समझाने के लिए पहुंचे होंगे, संभवतः यही चीज हुई होगी। और उसके बाद इजराइल नहीं किरण, इस बात को भी तो समझना होगा ना कि 20 सालों से हमास हथियार उठाए हुए है। आप अचानक एक ट्वीटी कहते हो कि हमास हथियार डाल दे, हमास वहां की राजनीति में भी ना आए, हमास चुनाव भी ना लड़े, हमास के लड़ाके गाजा में भी ना रहे, तो भाई हमास जाएगा कहां? नहीं, हथियार तो डालना पड़ेगा। बाकी चीजों पे अब बातचीत की दौर, तो बाकी चीजों पर बातचीत तो तभी शुरू होगी ना जब वहां पर सामने मांग वो मानने को तैयार हो। वो साफ ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ये 20 सूत्री मांग का एजेंडा हमने आपके सामने रख दिया, अब आपको इसको मानना ही पड़ेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। आप हमास का भी सोचिए कि हमास के लोग कहां जाएंगे, ये हमास में कौन लोग हैं? जहां तक मुझे लग रहा है कि पहले दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें ये चीजें क्लियर हो गई थी कि वहां पर कोई नेता नहीं होगा, राजनीति में नहीं आएंगे। बस पेच कहां फंस रहा था वो था हथियार डालने नहीं, को नहीं, किसी भी समझौते में चरण वाइज होता है, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। इसमें जो पहला चरण था केवल वही पूरा हुआ जहां पर इजराइल के बंधकों को और फिलिस्तीन के बंधकों को छोड़ा गया। जो दूसरा जो चरण, थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। पहले चरण में ही इस पर भी बात हुई थी कि कोई भी राजनीतिक नेता जो है वो नहीं होगा हमास की तरफ से, ये क्लियर एंड कट था। और ये अभी भी है कि पूरी तरह से इजराइल को जो है वो एरिया जो है वो दे दिया जाएगा। ये भी ये कहीं नहीं था कि इजराइल को एरिया दे दिया जाएगा। जो 20 सूत्री मांगों पे समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि इजराइल की जो सेना है वो पीली रेखा के पीछे आएगी। अगस्त 2024 का जो सीन था उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और वहां पर अपनी एक हुकूमत जो होगी वो पीस कीपिंग फोर्स जिसको यूएन मॉनिटर करेगा और ये सारे इस्लामिक देश जिन्होंने साइन किए हैं उनकी निगरानी में ये धीरे धीरे टाइम करके चीजें आएंगी। तो आज की तारीख में कोई लॉ एंड ऑर्डर वहां पर गाजा में है ही नहीं, इसलिए जिसके हाथ में बंदूक है वो गोलियां चलाएगा और एक भी गोली चलेगी तो इजराइल छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इजराइल के 2 सैनिकों की मौत हुई है। सवाल यह भी है कि वो 2 सैनिक जो हैं वो रफा में कर क्या रहे थे, अगर समझौते के मुताबिक तो उनको पीछे हटना था। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं और अमेरिका के लिए यहीं पर अपनी शाख को बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका चौड़े होकर यह कह रहा था कि हमने गाजा में युद्ध रुकवा दिया हमास और इजराइल का, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या ये अमेरिका की एक फेस सेविंग टैक्टिक्स के रूप में देखा जा सकता है कि एक तरफ इजराइल को कहेगा जाओ तुम लड़ाई करो, दूसरी तरफ ये कहेगा कि भाई ये तो अपना लड़ रहा है, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं, हमने तो अपने आप को किनारा कर लिया। इसमें अगर एक टॉपिक के बाद देखिए कि युद्ध अभी भी चल रहा है, जैसा आशीष जी आपने भी कहा, लेकिन अगर आज की तारीख में या एकदम आने वाली तारीखों में इजराइल और ईरान का युद्ध अगर शुरू हो जाता है तो क्या ये नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आज आया है, क्या वो ट्रंप को लेकर वो अभी भी ऐसा रहेगा? क्या हम अमेरिका के बिना हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी? ईरान और इजराइल में तो पहले से ही तनातनी है, जितनी भी सुन्नी कंट्रीज हैं गल्फ की वो तो वैसे भी ईरान को पसंद नहीं करती। लेकिन अभी के टाइम में ईरान और इजराइल की युद्ध रुकी हुई है, वो सीज फायर नहीं, वो अगर वहां होता है तो वहां अमेरिका की एंट्री होगी, क्योंकि ईरान को रोकना एकमात्र मकसद है ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज का बल्कि यूरोपियन यूनियन का भी, क्योंकि अगर एक बार ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो हिजबुल्लाह को भी दे सकता है, हो सकता है वो हमास को दे दे, हो सकता है वो हुती को दे दे, लिहाजा फिर एक अराजकता की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसे में जितने भी ये मुल्क है ये सारे एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो चीज ही पूरी तरीके से पलट जाएगी। तो जिस नरसंहार को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, अगर वहां अमेरिका साथ देता है तो यहां पर अमेरिका का डाउनफॉल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप भले अगले साल के लिए जो नोबेल प्राइज का उनका जो सपना है वो सजे हुए हैं, लिहाजा मुझे यही लगता है कि अमेरिका की फेस सेविंग टैक्टिक्स है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि जुरिस जो आबादी है
वो बहुत ज्यादा यहूदी आबादी अमेरिका में है, जिसका 50% से ज्यादा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में वो कंट्रोल करते हैं। अगर एक बार उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो अमेरिका चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, पूरा आपने मुद्दा समझा, अभी आपने बात साफे में सुना, अभी आपने न्यूज रूम में सुना। आपको जो भी लगता है कि नेतन्याहू की स्टेटमेंट है जो उन्होंने आज के दौर में दी है, आप हमें सोशल मीडिया पे न्यूज रूम के कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी खबरें सारी लगातार इंडिया डेली पे आप लगातार देखते रहिए, खबरों का सिलसिला बना रहेगा।